हेलो स्टूडेंट, आज मैं कंप्यूटेशंस ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटीज के अंतर्गत एग्रीगेट इनकम से आगे बढ़ रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने एग्रीगेट इनकम तक की चर्चा किए थे। आज हम एग्रीगेट इनकम के आगे प्राइवेट टैक्स की चर्चा करेंगे। टैक्स की चर्चा करने के लिए हमने पहले ही शीर्षक में डाल दिया एग्रीगेट इनकम, और एग्रीगेट इनकम हमने आपको बताया था कि मुख्यतः 5 शीर्षकों की आय को अकॉर्डिंग टू द रूल्स हम निकालते हैं। इसके बाद अंडर सेक्शंस के अंतर्गत डिडक्शन देते हैं, जिसमें कई प्रकार के सेक्शंस का हमने उल्लेख किया जो प्राय महत्वपूर्ण रूप से प्रश्न में आते हैं। अर्थात इसको पूरी तरह समझने के लिए आप पिछले वीडियो का सहारा ले सकते हैं। पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि एग्रीगेट इनकम को किस प्रकार से परिभाषित किया गया। अब हम यहाँ पर टैक्स की गणना करेंगे। टैक्स की गणना करने में प्राय देखा जाता है कि एग्रीगेट इनकम में बहुत सारी ऐसे आय भी शामिल किए जाते हैं जिस पर अलग अलग दर का टैक्स लगता है। अलग अलग दर के टैक्स लगने को प्राय स्पेशल रेट ऑफ टैक्स कहते हैं। स्पेशल रेट ऑफ टैक्स मुख्यतः 2 प्रकार की आय या 3 प्रकार की आय पर लगाए जाते हैं। एक प्रकार की आय को साधारणतः इंडिविजुअल केस में नहीं ही लिए जाते हैं, फिर भी मैंने उसकी चर्चा यहाँ पर कर दिया है कि अगर एग्रीगेट इनकम के अंतर्गत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो तो उस पर अलग से एट द रेट ऑफ 20% का टैक्स लगता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ 20%, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। अर्थात जब सेक्शन का उल्लेख हो तभी हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए प्राय इस टैक्स रेट का प्रयोग करेंगे जो प्राय 15% है। अगर अंडर सेक्शंस का उल्लेख नहीं हो तो प्राय उसे भी हम स्लैब रेट ऑफ टैक्स के अंतर्गत लाते हैं। अर्थात अलग से उसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। या अंडर सेक्शन 111A प्राय फर्म के अंतर्गत लिए जाते हैं। इंडिविजुअल के अंतर्गत साधारणतः शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को भी प्रायः स्लैब रेट ऑफ टैक्स के द्वारा ही टैक्स की गणना की जाती है। फिर भी मैंने यहाँ पर इसका उल्लेख कर दिया है कि अगर प्रश्न में अंडर सेक्शन 111A का उल्लेख हो तभी हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स के रूप में 15% का दर लगाएंगे, अन्यथा वह हमारे स्लैब रेट के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। तीसरा है कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम का मतलब होता है आकस्मिक आय, दैट मीन्स अर्थात ऐसी आय जिसकी संभावना बिल्कुल क्षीण होती है, फिर भी हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी आय प्राप्त होते हैं जिसके अंतर्गत लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स इत्यादि, हॉर्स रेस, ये सब होते हैं जिससे हमको प्राय आकस्मिक रूप में आय प्राप्त होते हैं। तो जितने भी कैजुअल इनकम एग्रीगेट इनकम में शामिल हैं उसको प्राय 30% से टैक्स लिया जाता है। तो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स के अंतर्गत प्राय 3 प्रकार के टैक्स का उल्लेख किए, ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ 20%, ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A के अंतर्गत एट द रेट ऑफ 15%, एंड कैजुअल इनकम के अंतर्गत 30% का रेट लगाया जाता है। इसको स्पेशल रेट ऑफ टैक्स कहते हैं। अब बाकी जो बचे शेष इनकम है, अर्थात इनके इतने इनकम को छोड़ देने के बाद, क्योंकि इतने इनकम का टैक्स ऑलरेडी कैलकुलेट किया जा चुका है, अर्थात हमारे एग्रीगेट इनकम में यह तीनों इनकम शामिल जो होते हैं उसको अब माइनस कर दिए जाएंगे और बचे हुए इनकम पर स्लैब रेट ऑफ टैक्स लगाया जाता है। स्लैब रेट ऑफ टैक्स को प्राय पूरी तरह समझिए अच्छी तरह से। इसको मैंने 3 भागों में बांटकर समझाया है। लेस देन 60 ईयर्स, 60 to 80 ईयर्स एंड मोर देन 80 ईयर्स। एक सिटीजन्स है, एक सीनियर सिटीजन्स होते हैं, एक सुपर सीनियर सिटीजन्स होते हैं। अर्थात 80 वर्ष के ऊपर उम्र वाले की आय को
प्राय सुपर सीनियर सिटीजन के अंतर्गत रखा जाता है, और जो 60 से 80 वर्ष के बीच की उम्र का होता है उसे प्राय सीनियर सिटीजन्स कहा जाता है, और 60 वर्ष से कम उम्र के लोगों को प्राय सिटीजन्स के द्वारा संबोधित किया जाता है। तो सबका प्राय एग्जम्पशन लिमिट अलग अलग होते हैं। जो अंडर 60 इयर्स होते हैं उसका फर्स्ट एग्जम्पशन होते हैं 2.5 लाख रुपया, 2,50,000 रुपया, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, अर्थात टैक्स नील होता है। जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उसकी आय 3 लाख रुपया तक अगर है तो वह प्राय उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, वह नील हो जाते हैं। अगर सुपर सीनियर सिटीजन्स है तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 लाख की आय तक पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है, अर्थात 5 लाख की आय तक उसे नील माना जाता है, और इससे एक्सेस होने पर प्राय उस पर टैक्स लगाए जाते हैं, जिसके दर अलग अलग होते हैं। इसे स्लैब सिस्टम कहते हैं। स्लैब दैट मीन्स 2.5 लाख के बाद एक नेक्स्ट 2.5 लाख का स्लैब बनाया गया है, अर्थात 2.5 लाख से 5 लाख तक की अगर आय हुई और आप सिटीजन्स हैं तो एट द रेट ऑफ 5%, अगर सीनियर सिटीजन्स हैं तो 3 लाख के बाद 5 लाख तक आपको 5%, अगर सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है। इसलिए हमने यहाँ पर इसकी चर्चा कर दिया है। स्लैब रेट ऑफ टैक्स लेस देन 60 ईयर, 60 to 80 ईयर एंड मोर देन 80 ईयर। 2.5 लाख नील, 3 लाख नील और 5 लाख नील। इसके बाद नेक्स्ट 2.5 लाख पर एट द रेट ऑफ 5%, इसके नेक्स्ट 2 लाख पर एट द रेट ऑफ 5%, और उस पर कुछ भी नहीं, क्योंकि 5 लाख के स्लैब तक प्राय सुपर सीनियर सिटीजन्स को कोई टैक्स नहीं देना होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं 5 लाख से 10 लाख, दैट मीन्स तीसरा स्लैब है 5 लाख से 10 लाख। अगर इस इनकम के बीच में आते हैं तो 5 लाख से जो एवब इनकम है उस पर 20% का टैक्स लगाया जाता है। एज इट इज एज यूजुअल उसी प्रकार से इसके नेक्स्ट 3 लाख पर 20% का टैक्स लगाया जाता है, क्योंकि 2 लाख पर 5% है, और इसका 5 लाख से 10 लाख पर वही 20%, इस पर भी टैक्स लगता है। 5 लाख से 10 लाख अगर वहां हो तो वहां पर भी 20% ही टैक्स लगता है। अब एवं 10 लाख, अगर आपकी आय 10 लाख से अधिक है तो तीनों में 30% का टैक्स लगता है, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हो या सुपर सिटीजन्स हो। इसी को कहा जाता है स्लैब रेट ऑफ टैक्स। दैट मीन्स आपके कुल अदर इनकम को 4 स्लैब में बांटा गया। पहला स्लैब 2.5 लाख तक नील है, सीनियर सिटीजन्स को 3 लाख तक नील है, और सुपर सीनियर सिटीजन को 5 लाख तक नील है। इसके बाद नेक्स्ट स्लैब पर आते हैं। नेक्स्ट स्लैब 2.5 लाख से 5 लाख, उस पर टैक्स कितना है तो 20% है। उसी प्रकार 20% सीनियर सिटीजन्स को भी है, और सुपर सीनियर सिटीजन्स को तो 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स ही नहीं है, इसलिए इसका 2 स्लैब बिल्कुल नील ही चला जाता है, यद्यपि कि इस दोनों के अंतर्गत स्लैब टैक्सेबल होते हैं। अगला स्लैब है 10 लाख से ऊपर 30%, अर्थात चाहे आप सिटीजन्स हो, सीनियर सिटीजन्स हो या सुपर सिटीजन्स हो, अगर आपकी आय 10 लाख रुपया से अधिक है तो उस पर टैक्स एट द रेट ऑफ 30% की दर से लगाया जाएगा। इस प्रकार कुल टैक्स लग जाने के बाद इसको एक जोड़ते हैं, एग्रीगेट बनाते हैं। ये टोटल टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम हुआ, टोटल टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम। अब इसके अंतर्गत सरचार्ज लगाए जाते हैं। प्राय देखा जाता है कि इंडिविजुअल केस में सरचार्ज नहीं के बराबर ही लगता है, क्योंकि सरचार्ज लगाने की सीमा बहुत बड़ी होती है। अगर ये सरचार्ज तभी लगाया जाएगा इफ इनकम मोर देन, अगर आपका इनकम 50 लाख से 1 करोड़ है तो एट द रेट ऑफ 10%। सरचार्ज होते क्या है तो सरचार्ज जस्ट लाइक ए एडिशनल टैक्स ऑन टैक्स।
यह एक प्रकार का अतिरिक्त कर है जो प्राय कर पर ही कैलकुलेट किया जाता है। दैट मीन्स यह यहाँ पर कैलकुलेट किए जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि सरचार्ज इज एडिशनल टैक्स विच इज लेविड ऑन टैक्स। जो टैक्स पर ही इसकी गणना की जाती है, आय पर गणना नहीं की जाती है। लेकिन गणना करने में आय को ही ध्यान में रखा जाता है कि आपकी इनकम अगर 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है तो आपको सरचार्ज के रूप में 10% देना होगा। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो आपको सरचार्ज 15% की दर से देना होगा। अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ आपकी इनकम है तो आपको सरचार्ज 25% की दर से देना होगा। अगर आपकी इनकम मोर देन 5 करोड़, अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो जितना ज्यादा इनकम 5 करोड़ से है उस पर 37% का सरचार्ज आपको लगेगा। अर्थात इस प्रकार से सरचार्ज कैलकुलेट करके उसको जोड़ दिए जाते हैं, पुनः एक शीर्षक बन जाता है और इसके अंतर्गत एक बार फिर लगाया जाता है 4% हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स। शेष का मतलब भी कर ही होता है, टैक्स का मतलब भी कर ही होता है, अर्थात दोनों में कोई अंतर नहीं है। अर्थात ये 4% हेल्थ एंड एजुकेशन शेष जो है आपके टैक्स पर कैलकुलेट किए जाएंगे, जहां पर मैंने रेड इंक से चिन्हित किया है। अर्थात यह 4% इस टैक्स पर निकाला जाता है। इस प्रकार निकाल कर जोड़ देते हैं तो आपको ग्रोस टैक्स लायबिलिटीज की जानकारी होती है। इस ग्रोस लायबिलिटीज के आगे भी कुछ न कुछ टैक्स बचा हुआ है, जिसको अभी हम तुरंत आपके समक्ष लाएंगे। अभी इतना आपको समझ में आ गया होगा कि टैक्स लगाना बहुत आसान है, लेकिन टैक्स लगाने के लिए इनकम की गणना करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए 5 शीर्षकों का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। और एडेड डिडक्शंस के रूप में अंडर सेक्शन 80C to 80U, जिसे प्राय 6A भी कहा जाता है, के अंतर्गत आपको कटौतियां देने आना चाहिए, जिसमें एक 80G और 80GG की हमने चर्चा किया था, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। उसके निकालने का तरीका थोड़ा सा भिन्न होता है, जिसको मैंने पिछले वीडियो में पूरी तरह से डिस्कस किया। तो अब यहाँ पर आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और शॉट लेने के बाद मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। इसको पुनः यहाँ से हटा रहे हैं। अब आगे चर्चा करेंगे ग्रोस टैक्स लायबिलिटीज के बाद की चर्चा। ग्रोस टैक्स लायबिलिटीज के बाद की चर्चा, जिसके अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको एग्रीकल्चर इनकम की कटौती की बात करूंगा। एग्रीकल्चर इनकम प्राय टोटल इनकम में जोड़ा जाता है, तब बनता है एग्रीगेट इनकम। एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ने का मकसद सिर्फ आपकी आय की सीमा को बढ़ाना है, वरना एग्रीकल्चर इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है। यही कारण है कि एक बार एग्रीकल्चर इनकम को आपकी आय की सीमा को बढ़ाने के लिए जोड़ भले दिया जाता है, लेकिन फिर एग्रीकल्चर इनकम के टैक्स की कटौती आपको दी जाती है। तो ग्रोस टैक्स लायबिलिटीज निकालने तक में प्राय एग्रीकल्चर इनकम की भी बात हम करेंगे, इसलिए वो शीर्षक एग्रीकल्चर इनकम के बाद आएंगे।
एग्रीकल्चर इनकम की कटौती प्राय 2,50,000 तक में एग्रीकल्चर इनकम को जोड़कर उस पर टैक्स निकाले जाते हैं। इसके पीछे लॉजिक इतना ही होता है कि 2.5 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट होती है, नील होती है। अभी हमने आपको सीनियर सिटीजन्स, सुपर सीनियर सिटीजन्स और लेस देन 60 ईयर्स की बात किए थे। चाहे कोई भी पर्सन हो, अगर वह 2.5 लाख की सीमा के अंतर्गत है तो 2.5 लाख प्लस एग्रीकल्चर इनकम, अगर 3 लाख नील की सीमा के अंतर्गत आता है, एग्जेम्प्ट के अंतर्गत आता है, तो 3 लाख प्लस एग्रीकल्चर इनकम। इस प्रकार से इसके टैक्स को घटा दिया जाता है और घटाने के बाद जो आता है उसे ही प्राय ग्रोस टैक्स लायबिलिटीज की संज्ञा कहा जाता है। निकालना बहुत आसान है। अगर एग्रीकल्चर इनकम के रूप में 20,000 है तो आपको सिर्फ 20,000 पर ही 5% टैक्स कैलकुलेट करके लेस कर देना है, जिसकी राशि 1,000 होती है। 1,000 घटा दीजिए, क्योंकि 2.5 लाख रुपया ऑलरेडी नील ही होते हैं। यही कारण है कि इसे लॉजिकली बनाने के लिए प्राय 2,50,000 प्लस एग्रीकल्चर इनकम किए जाते हैं, जिसमें 2,50,000 फर्स्ट ऑफ ऑल पहले से ही एग्जेम्प्ट होते हैं। इसलिए टैक्स सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम पर निकालकर ही घटाए जाते हैं। एक ग्रोस टैक्स लायबिलिटीज हो गया। इसके बाद एक चर्चा और करते हैं जिसमें आपको नेट टैक्स लायबिलिटीज बताएंगे। तो नेट टैक्स लायबिलिटीज निकालने के लिए प्रायः इस ग्रोस टैक्स लायबिलिटीज में प्राय जितने टीडीएस होते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होते हैं, वो सारे यहाँ पर माइनस किए जाते हैं, घटाए जाते हैं। क्यों घटाए जाते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम इनकम की गणना कर रहे होते हैं तो प्राय सभी इनकम एज ए ग्रोस के रूप में लिया जाता था। जो इनकम ग्रोस नहीं होते थे उसको ग्रोसअप बना दिया जाता था। दैट मीन्स ग्रोसअप का मतलब हमने जो आय कमाया, जितना आय हमने अर्जित किया उस पर टैक्स काटकर हमको आय प्राप्त होता है, लेकिन वह कटा हुआ टैक्स भी प्रायः हमारे इनकम में लाकर जोड़ा जाता है, ग्रोस किया जाता है, क्योंकि उसे भी माना जाता है कि आपकी ही कमाई गई आय है। तो ग्रोसअप बनाने के पीछे लॉजिक यही होता है कि आपके द्वारा कमाई गई आय है, भले ही वो आपको हाथ में प्राप्त नहीं हुआ, आपको नेट के रूप में प्राप्त हुआ है, ग्रोस के रूप में प्राप्त नहीं हुआ है, तो जितने भी नेट अमाउंट होते हैं जिस पर टीडीएस होते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होते हैं, वह सब ग्रोसअप कर दिए जाते हैं। और जो ग्रोसअप अमाउंट होते हैं उसको ऑलरेडी ग्रोसअप ही है, ग्रोसअप करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जितने भी नेट अमाउंट, नेट रिसीव्ड इत्यादि शब्दों के द्वारा प्राप्त होता है उसको हम ग्रोसअप बनाकर टोटल इनकम में शामिल करते हैं। उसी सब की कटौतियां यहाँ पर दी जाती है, क्योंकि इस कटौती देने के पीछे दोहरे करारोपन के लाभ। दोहरे करारों मीन्स एक ही आय को 2 जगह टैक्स नहीं लगाया जा सकता है, अर्थात एक बार ऑलरेडी उस पर टैक्स लग चुका है, पुनः दूसरी बार टैक्स लगाना बिल्कुल ही गलत होगा। अर्थात इसे दोहरे करारोपन से बचाने का एक उपाय है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके टोटल इनकम में भले ही ग्रोसअप इनकम शामिल करते हो, लेकिन बाद में वह सारे टैक्स डिडक्टेड सोर्स, स्रोत पर जितना भी कर की कटौती किया गया था उसे आपको घटा दिए जाते हैं। अब सवाल है कि स्रोत पर कटौती होता किन किन चीजों का है, तो आपको बता देते हैं। महत्वपूर्ण रूप से यह 4 होते हैं जिस पर टैक्स डिडक्टेड सोर्स होते हैं। टैक्स डिडक्टेड सोर्स और सैलरी। सैलरी इनकम भी प्राय ग्रोसअप ही टैक्सेबल होते हैं, भले वो आपको नजर नहीं आते हो,
लेकिन जितने भी वेतनभोगी लोग होते हैं उसको प्राय सैलरी टैक्स काट कर ही प्राप्त होते हैं। इसलिए हम जो भी इनकम फ्रॉम सैलरी निकाले हैं वह सब सैलरी ग्रोस अप होते हैं। इसके अंतर्गत भी वही दो बातें हैं कि आपके प्रश्न के सैलरी कंप्यूटेड है, गणना किया हुआ है, तब हम उसको मानते हैं कि ऑलरेडी इस पर टैक्स काटा जा चुका है। और अगर नेट शब्द नहीं दिया हुआ है तो हम मानते हैं कि आपकी सैलरी ऑलरेडी ग्रोस अप है, अर्थात इस ग्रोस अप अमाउंट पर भी टैक्स कैलकुलेट करके आपको टीडीएस का कटौती मिलता है। ये सैलरी पर जो टैक्स टीडीएस की कटौती जो हम निकालते हैं वह बिल्कुल स्लैब रेट ऑफ टैक्स के द्वारा निकालते हैं। अर्थात अगर आपकी सैलरी इनकम 5 लाख रुपए की है तो 2.5 लाख रुपया नील माना जाएगा, 2.5 लाख पर 5% लगेंगे। वही निकाला जाता है कि कितना सैलरी पर आपका टीडीएस कटा है। तो टीडीएस निकालने के लिए सैलरी का स्लैब रेट ऑफ टैक्स का प्रयोग करते हैं, जहां पर 2.5 लाख एग्जम्प्ट होते हैं, 2.5 लाख से 5 लाख 5% होते हैं, 5 लाख से 10 लाख 20% होते हैं। इस प्रकार इस टैक्स की गणना किया जाता है और इसको यहाँ घटाए जाते हैं, अर्थात इसे लिखने की बार बार आवश्यकताएं नहीं है, क्योंकि स्लैब रेट ऑफ टैक्स की चर्चा हमने अभी तुरंत किया है। इसे निकालना मुश्किल का काम नहीं, लेकिन प्रश्न को बढ़िया से पढ़ना है, पकड़ना है कि यह सैलरी ग्रोस अप मानकर हिसाब बनाया जाए कि नेट मानकर हिसाब बनाया जाए। अर्थात अगर यह ग्रोस अप सैलरी है तब आपको यह कटौती जरूर मिलेंगे, अन्यथा ये कटौती आपको नहीं होगा। और ऑन कैजुअल इनकम एट द रेट ऑफ 30%। अभी तुरंत हमने आपको ऊपर में बताया कि कैजुअल इनकम पर 30% का टैक्स लगता है, अर्थात वही 30% आपका टैक्स डिडक्ट यहाँ कर दिया जाएगा, क्योंकि यह भी एज ए टीडीएस के रूप में प्रायः स्रोत पर ही काटा जाता है। और जब हमारे पास नेट अमाउंट दिया हुआ रहता है तो उसको ग्रोस अप करके हम सैलरी में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर भी दोहरे करारोपन से बचने के लिए प्रायः आपको कटौती दिया जाता है एट द रेट ऑफ 30%। कभी कभी इसमें होता है, वैसे नेचुरली इस पर 30% का टैक्स कटता है, लेकिन जो एनआरआई लोग होते हैं उसके 30% के अतिरिक्त उस पर 4% के सेस भी काट लिए जाते हैं, केवल एनआरआई के संदर्भ में, जिसे नॉन रेजिडेंट इंडियन कहते हैं। अगर एनआरआई है तो इस 30% के स्थान पर 31.2% आपको कटौती मिलेगा, ऐसा मानते हुए कि 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी स्रोत पर काट लिया गया है। यद्यपि कि सैलरी में ऐसी कोई बात नहीं होती है, अगर सैलरी में भी बात होगा तो उसको देखा जाएगा। अन्यथा 31.2% का मतलब क्या हुआ, अर्थात 30% का 4% निकालिएगा तो 3 चौका 12 1.2% होते हैं, इसलिए ये बन जाता है 31.2%। यह सिर्फ एनआरआई के संदर्भ में ही होते हैं, अर्थात इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। On commercial securities at the rate of 10%, जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हम पढ़ा रहे होते हैं तो उस समय हम कॉमर्शियल सिक्योरिटीज की चर्चा करते हैं, जिसमें 2 प्रकार की कॉमर्शियल सिक्योरिटी, एक टैक्स फ्री और एक नॉट टैक्स फ्री।
मीन्स अंतर दो ही तरह से किया जाता है कि कोई कमर्शियल सिक्योरिटीज टैक्स फ्री है कि टैक्स फ्री नहीं है। अगर वो टैक्स फ्री है तो हर दशा में उसको ग्रोसअप करते हैं, चाहे अमाउंट रिसीव्ड हो या परसेंटेज में निकालना पड़े। लेकिन जब कमर्शियल सिक्योरिटीज होते हैं तो सिर्फ अमाउंट रिसीव्ड को ग्रोसअप किए जाते हैं, परसेंटेज को ग्रोसअप नहीं किए जाते हैं। दैट इज द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द टू। एक होते गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर कोई टीडीएस होता ही नहीं है, इसलिए कभी हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ग्रोसअप नहीं करते हैं। तो यहाँ बात केवल ऑन कमर्शियल सिक्योरिटीज एट द रेट ऑफ 10% के दर से इस पर आपको टीडीएस काटा जाता है, इसलिए आपको 10% की कटौती मिलेगा। और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विथ फर्म, कभी कभी प्राय फर्म में हम बैंक की तरह रुपया जमा कराते हैं। फर्म भी प्राय ब्याज पर लोगों से उधार लेती है, जमा के रूप में स्वीकार करती है और उस पर प्राय ब्याज दिए जाते हैं। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंतर्गत हमने पढ़ा था, इफ द इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विथ फर्म मोर देन 5,000 देन इट विल बी ग्रोसअप। अगर यह 5,000 से ज्यादा का ब्याज है तभी इसको ग्रोसअप किए जाते हैं, अन्यथा इसे कभी ग्रोसअप नहीं किए जाते हैं। दैट इज द वाइटल पॉइंट। इस पॉइंट को आप महत्वपूर्ण समझिए कि अगर आपका इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विथ फर्म अगर 5,000 से अधिक है तभी यह ग्रोसअप हुआ होगा, और ग्रोसअप जब हुआ होगा तभी इसका टैक्स टीडीएस के रूप में काटा गया था, और वही टीडीएस आपको यहाँ कटौती के रूप में मिलता है। इफ इंटरेस्ट मोर देन 10,000, प्राय हम बैंक में एफडी रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट रखते हैं। अगर उस फिक्स डिपॉजिट से आपको ब्याज के रूप में 10,000 से अधिक प्राप्त होता है तो आपको टीडीएस काटा जाता है, अगर 10,000 से कम होता है तो टीडीएस नहीं काटे जाते। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार कैजुअल इनकम में भी एक सीमाएं थी कि इफ द कैजुअल इनकम मोर देन 10,000, मोर देन 10,000, यहां पर भी एक 10,000 की सीमा है। इफ मोर देन 10,000, अगर आपका कैजुअल इनकम है तभी उस पर टीडीएस होते हैं, अगर 10,000 से कम है तो उस पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाता है। क्योंकि हम पढ़ाते हैं विदाउट पेपर, विदाउट बुक्स, तो स्वाभाविक रूप से कभी न कभी कहीं कुछ छूट जाता है। लेकिन जब बाद में इसे हमें याद आता है तो उस जगह पर हम बता देते हैं, वरना अगर लिखित रूप में हम कोई पढ़ाते तो प्राय ऐसी भ्रांतियां और गलतियां कभी नहीं होती। तो ऐसा गलती होना स्वाभाविक है। इस प्रकार इतने टीडीएस को आपके प्रश्न में एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, इसमें कहने की क्या बात है। अगर है तो घटाएंगे, अगर नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे।
दूसरा प्रश्न में कभी कभी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटीज की ही प्रश्न मांगता है तो वहीं तक बनाकर छोड़ देते हैं, टीडीएस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन जब नेट टैक्स लायबिलिटीज की बात की जाती है प्रश्न में तो प्राय टीडीएस घटाया जाता है, तो ग्रॉस और नेट में प्राइसी टीडीएस का अंतर होता है। घटाने के बाद यही आपका बच जाता है नेट टैक्स लायबिलिटीज, दैट इज ऑल। मीन्स आप आसानी से टैक्स की गणना कर सकते हैं। पुनः इसको एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखिए, परसेंटेज को अच्छी तरह याद रखें, एग्रीगेट इनकम निकालने आना चाहिए। प्रत्येक शीर्षक की आय में कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जब हम स्पेशली टॉपिक पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें पढ़ते हैं, लेकिन जब एज ए इंडिविजुअल के रूप में हम ये सब करते हैं तो छोटे छोटे सारांश के रूप में प्राय आपके पास सैलरी इनकम, अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन इत्यादि की कुछ न कुछ अंश रहते हैं जो आसानी पूर्वक आप कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दुराई राय नहीं है। इतना करने के बाद आसानी से आप टैक्स की गणना कर लेंगे। इसके बाद पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको आप अध्ययन कीजिए ताकि मैं अगले वीडियो में कुछ प्रश्न का सॉल्यूशन कराऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह हर कंसेप्ट समझ में आ जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।